2014 का वो स्वर्णिम काल कहेंगे उस समय का, जब ज्यादा पैरा एथलीट्स को कोई जानता पहचानता भी नहीं था। तब इंचियोन पैरा एशियाई गेम हुए थे, वहां पर 800 मीटर में सिल्वर, 1500 और 5000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मिला। 18 में मेरे को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2022 में एशियाई पैरा खेल हांगझाऊ चाइना में, वहां पर मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते और मैं भारत का पहला ऐसा एथलीट बना जो पैरा एथलेटिक्स में जिसने एक एडिशन में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। बल्ब होता है 1000 वाट का, फिर 500 में परिवर्तित हो जाए, फिर वो 200, 100, 50 इस तरह से। तो लगभग 2 महीने के अंदर आंखों की रोशनी धीरे धीरे डिम होती चली गई। जो सामान्य बच्चे थे उनके साथ नहीं खेल पाता था। हमेशा हमें दूसरे के सहारे की उम्मीद रखनी पड़ती है। उनका वो अतिरिक्त जो प्रेम है, कई बार वो भी थोड़ा ज्यादा ये महसूस कराता था कि ये क्या बेचारगी है या लाचारगी है। दौड़ के लिए कोई बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। वो रनिंग जो है वो हर इवेंट में आती है, चाहे आप क्रिकेट खेल लें, फुटबॉल खेल लें, कोई भी इवेंट ऐसा कर लें। और ये एक इंडिविजुअल इवेंट होता था। मेरी बहन होती थी, उन्होंने मेरे को कई बार स्टेशन की तरफ ले जाती थी। मैं बॉस गाना गा नहीं पाता हूँ, बस दुखद थोड़ा सा ये है। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया न चंद्रा एक भी बार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। क्या बहुत तगड़ा दौड़े शेरों की तरह। वो हमेशा अच्छा लगता है और मैं उससे सेटिस्फाइड रहता हूँ। अफसोस है कि अगर मैंने 2010 में रिक्वेस्ट की होती अपने मैनेजिंग अथॉरिटी से स्कूल में, तो शायद मैं 2010 में ही एशियन गेम खेल लिया होता और मेडल जीत चुका होता। ये बॉस माफी चाहूंगा इस विषय पर थोड़ा। तो मतलब अंकुर जी ये सवाल पास करते हैं आप। जिस भी कार्य को कर रहे हैं पूरी लगन के साथ कीजिए। कोशिश कीजिए कि ऐसा कार्य करें जिसमें दूसरे को हानि ना हो और आपको लाभ हो। इस वक्त देश में पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं और आप जानते हैं कि हमारे पैरा एथलीट ने धमाल मचाया हुआ है। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं दिल से विद कमल। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा में। दरअसल यहां आने का कारण यह है कि आज हम अपने कार्यक्रम दिल से विद कमल में एक ऐसे खिलाड़ी से बात करेंगे जो पैरा ओलंपियन रह चुका है, जो एशिया चैंपियन है और जिसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मैं बात कर रहा हूं इस खेकड़ा धरा के श्री अंकुर धामा की। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अंकुर धामा के बारे में। आइए। देवियों और सज्जनों, दिल से विद कमल में हमारे आज के मेहमान हैं वो शख्स जिन्होंने बचपन में अपनी आंखों को खो दिया, लेकिन नहीं खोया अपना जज्बा, अपनी हिम्मत और कुछ कर गुजरने की चाहत को। आपने दौड़ को इसका माध्यम चुना और जी जान से अपने सपनों को पूरा करने में लग गए। आप दृष्टि बाधित दौड़ में भाग लेने वाले पहले पैरा ओलंपियन भारतीय बने। आप हिंदुस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एशियन पैरा गेम्स के एक सीजन में 2 गोल्ड जीते। आपको भारत सरकार ने 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। आइए मुलाकात करते हैं हमारे आज के मेहमान, पैरा ओलंपियन, एशिया चैंपियन और अर्जुन अवार्डी श्री अंकुर धामा का। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिन्होंने अपनी परिस्थितियों पर निराश नहीं हुए, बल्कि उन पे काबू पाया और अपने आप को इतना तपाया कि आज उनका नाम है। बात कर रहे हैं हम लोग एशिया चैंपियन, अर्जुन अवार्डी, पैरा एथलीट श्री अंकुर धामा जी से। अंकुर जी, स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अंकुर जी, हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल। मैं कोशिश करूंगा मैं आपसे सवाल ऐसे लूं जो दिल से हो, और मैं चाहूंगा कि आप सवाल का जवाब भी दिल से ही दे। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों और आशाओं पर पूरा खरा उतरूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम दिल से विद कमल का पहला सेगमेंट, कुछ अनकही। अंकुर जी, पहला सेगमेंट है तो बात कर लेते हैं आपके बारे में। आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, परिवार में कौन कौन थे, कहाँ पे हुआ, कब हुआ? मेरा जन्म खेकड़ा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुआ।
1994 7 जुलाई को। और उसके बाद 5-6 साल का तब मैं था, तब मेरी आंखों की रोशनी चली गई। घर पूरा पूरा परिवार था, पूरा कुटुंब जिसे, और बड़ी ही मस्ती में जीवन चल रहा था। माता पिता, बड़े 2 भाई बहन, और उनसे भी ज़्यादा स्नेह की स्थिति ये थी कि जो घर में होते हैं ताऊ श्री, चाचा श्री, और जो भाई बंधु, उनसे ज़्यादा स्नेह था। तो बड़ा ही, मैं अपने सभी बहन भाइयों में अगर कहूँ तो 15-16 बहन भाई हैं हम लोग। अच्छा, पूरे कुनबे के मिला के परिवार के? हाँ जी, 15 के 10 और 16 26 लोग हैं। हाँ, तो उनमें मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्नेह का जो है आनंद मैंने खूब लिया है। अंकुर जी, मुझे एक बात बताओ, ये जो हुआ, ये आपके साथ घटना जो घटी, ये क्या कारण था, कैसे हुआ? मतलब ये देखिए, मुझे जो 5-6 सालों मतलब जब जो मैं घर था, वाले बताते हैं या मुझे जो स्मृति मेरे है, मुझे ये पता है कि अगर मैं एक एग्जांपल ऐसे सेट करूं कि एक बल्ब होता है 1000 वाट का, फिर 500 में परिवर्तित हो जाए, अच्छा, फिर वो 200, 100, 50 इस तरह से, तो लगभग 2 महीने के अंदर आंखों की रोशनी धीरे धीरे डिम होती चली गई। मतलब धीरे धीरे हुआ? हाँ जी, मतलब ये महीने भर का टाइम पीरियड रहा होगा। पहले 15-20 दिन में तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वास्तव में क्या है। फिर घर वालों को थोड़ा स्कूल से थोड़ा पता चला, थोड़ा फिर घर वालों को खुद भी ऑब्जर्व हुआ कि ये अब थोड़ी कोशिश जो है ज्यादा नजदीक से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसमें होली का रंग गया, लेकिन अच्छा, मतलब वो पीरियड ऐसा था कि होली के हाँ जी, हाँ जी, तो उसी के आसपास का वो समय था, तो इसलिए बहुत पुख्ता तरीके से। पर लेकिन मुझे ये याद है कि होली उस दफा ऐसी कुछ विशेष खेली भी नहीं थी। हाँ। तो लेकिन जो डॉक्टर है उनका कहना है कि होली के रंगों से हुआ है जी। तो अंकुर जी, उस वक्त आप बता रहे हैं कि आप 5-6 साल की आपकी उम्र रही होगी। अमूमन वो उम्र ऐसी होती है कि ना तो ज्यादा समझ होती है ना कुछ होता है। फिर क्या परिवर्तन आया उस वक्त जिंदगी में जो आपने उस वक्त महसूस किया? आई थिंक अब तो एज काफी हो गई है, लेकिन उस वक्त की क्या स्मृति थी आपकी? देखिए, जब मैं 5-6 साल का था तब तो कुछ ज्यादा ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जैसे 7-8 साल का हुआ, मैं जो सामान्य बच्चे थे उनके साथ नहीं खेल पाता था, और मुझे फिर मैं खेल नहीं पा रहा था, तो उनके साथ फिर ज्यादा घुलना मिलना, जैसे हम कोशिश करते हैं कि एक मन में ये भावना आई थी कि यार हम तो हमेशा हमें दूसरे के सहारे की उम्मीद रखनी पड़ती है, कुछ इस तरह का भाव। और घर वाले भी हों जो अतिरिक्त, मैं उनको ये कहूंगा कि उनका वो अतिरिक्त जो प्रेम है, कई बार वो भी थोड़ा ज्यादा ये महसूस कराता था कि ये क्या बेचारगी है या लाचारगी है। वो कुछ कई बार खुद करने भी नहीं देते थे। कई बार तो वो ये सोचते थे, अच्छा इसको चोट लग जाएगी, इसको ये मत करने दो। सब कुछ कोशिश करते थे कि एक, जैसे कहते हैं कि जो फीडिंग स्पून जो है कि सब उपलब्ध करा दो, वैसी स्थिति में थोड़ा रखते थे। नहीं अंकुर जी, अगर घर वालों के भी तरफ से सोचें तो मतलब जाहिर सी बात है, थोड़ा ध्यान रखते ही हैं कि भाई बच्चा थोड़ा सा ऐसा है। लेकिन इससे आपकी फिर जैसे जो पढ़ाई लिखाई थी, क्योंकि आई थिंक जब आप मेरे ख्याल से पहली दूसरी के करीब रहे होंगे जब ये हुआ, फिर इसके बाद कैसा पढ़ाई लिखाई का कैसा रहा? हाँ, देखिए, पढ़ाई लिखाई में उसके बाद मैं ये बता रहा था, जब मैं 8 साल का था तब मैं गया, एक जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है फॉर द ब्लाइंड, जहाँ पर स्पेशली ब्लाइंड स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, ब्लाइंड बच्चे ही पढ़ते हैं दिल्ली में। अच्छा। ये नियर ओबराय होटल है। मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन इसलिए भी दे रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जब ये बात दूर तक लग जाएगी तो हो सकता है कि 2-4 लोग जो समाज में ऐसे हों, 2-4 बच्चे जिनको कुछ दृष्टि की समस्या हो, तो वो उन तक ये समाचार पहुंचे तो उनको एक रास्ता मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी इस बातचीत से। हाँ, तो मैं फिर 8 साल का था तब मैं वहाँ पर पढ़ने चला गया। तो वहाँ पर ब्रेल लिपि से पढ़ते थे, वहाँ पे बहुत मजा आता था, और वहाँ पर ही कहूँ तो सही अर्थों में मेरा विकास हुआ। तो आप कौन सी क्लास में एडमिशन लिया आपने वहाँ पे? मैंने वहाँ पर फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था 2001 में, क्योंकि ये 98-99 का जो टाइम पीरियड था जब मेरी आंखों में दिक्कत आई थी, तो इस दौरान लगभग 6 से 12 बड़े ऑपरेशन हुए। तो लेकिन वो कुछ समय के लिए कामयाब होते, पर लेकिन उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट उतना नहीं मिल रहा था। फिर स्कूल में चला गया तो वहाँ पर काफ़ी मज़ा आया। मैंने और भी जो मेरे जैसे दृष्टिबाधित लोग थे, जिनको जो देख नहीं पाते थे, उनके साथ खेलना सीखा, पढ़ना सीखा, और साथ ही साथ मतलब घर पे भी एक स्पोर्टिंग कल्चर तो था ही। और इसमें मेरी बड़ी बहन है, उनका अत्यधिक सहयोग रहा है, मैं कहूँ तो। क्या नाम है उनका नाम अंशु धामा है। तो अंकुर, कहाँ तक पढ़ाई हुई वहाँ पे फिर आपकी? मैंने वहाँ पर 2013 तक 12th तक मैंने वहाँ पे पढ़ा। अच्छा। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट किया। बीए हिस्ट्री में मैंने पढ़ाई की, ऑनर्स किया, और उसके बाद से सफर चलता जा रहा है। सफर पे आएंगे जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया और एक हमें एक ऐसा एथलीट दिया
जो भारत का नाम गौरवान्वित कर सके। तो ये जर्नी कैसी रही एज ए एथलीट की, ये बताइए। नहीं, एथलीट की जर्नी अपने आप में बड़ी रोचक है और मजेदार है। बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम। क्योंकि जब मैं 2004 का समय था तो लगभग मैं 10 साल का था। हाँ। तो तभी से मैं देखता था कि जो और स्कूल मेरे जो साथी हैं वो लोग नेशनल की टीम में होते थे। एक इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वो मीट कराती थी विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट्स की। तो मेरे स्कूल से बच्चे जाते थे, फिर मैं भी देखता था, तो मैं उनके साथ थोड़ा ट्रेनिंग करता था। कभी उस समय ट्रेनिंग तो करने नहीं देते थे, हालांकि मैं ऐसे ही चला जाता था, उन्हें कभी पानी पिला देता था। तो जिससे कि एक मतलब वो पानी पिलाना मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कोई एक्स्ट्रा फेवर चाह रहा था, कुछ नहीं, बस मुझे एक आनंद आता था। बिल्कुल कि एक वो अपनापन सा रहता था और मैं उस चीज को जुड़ता हुआ देखता था कि इतनी मेहनत करते हैं तो ये सब रिक्वायरमेंट है। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी स्कूल की टीम से खेलना शुरू किया। पहले नेशनल में पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ मैं और भी गेम्स खेलता था। उस समय फुटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया। अच्छा, काफी मतलब गेम्स में थे। हाँ जी। तो स्पोर्ट्स में जैसे वैसे आपने बताया कि बहुत सारे खेल खेलते थे, लेकिन जो ये रेस वाला है, तो रेस वाले में शुरू में परेशानी हुई या मतलब था कि नहीं इसमें अच्छा कर सकते हैं? नहीं, मतलब दौड़ ही क्यों चुनी आपने? दौड़ जो चुनने का कारण था, एक तो दौड़ के लिए कोई बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उस समय जो हम बच्चे थे तो हमें ये नहीं लगता था इक्विपमेंट प्लस और क्या कर सकते हैं। खेल जो है वो रनिंग जो है वो हर इवेंट में आती है, चाहे आप क्रिकेट खेल लें, फुटबॉल खेल लें, कोई भी इवेंट ऐसा कर लें। और ये एक इंडिविजुअल इवेंट होता था। तो कई बार जब स्कूल में असेंबली होती थी तो अच्छा करते थे तो तालियां वालियां बजती थी तो मजा आता था। सही कह रहे हैं। मैं एक ब्लाइंड एथलीट हूँ, मेरे को एक गाइड रनर की आवश्यकता होती है। तो जैसे मैंने बताया कि फैमिली का सपोर्ट अच्छा था, तो जब मैं यहाँ पे भी आता था बचपन में खेखड़ा में तो तब काफी अच्छा रहता था। फिर तब मैंने 2006 में मैं एक बार नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ था, लेकिन तब मेरी उम्र 13 वर्ष से कम की थी तो मैं नहीं खेल पाया। तो 2007 से मैंने फर्स्ट टाइम खेलना शुरू किया था। मेरा फर्स्ट नेशनल था 2013 में। तब से मेरी ये यात्रा अभी तक शुरू है और उम्मीद रखता हूँ कि आगे और 13 वर्षों तक तो चलनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पर लेकिन जैसे मैं गाइड रनर का जिक्र कर रहा था, तो पहले यहाँ पर भी मेरी बहन होती थी। अच्छा। उन्होंने मेरे को कई बार स्टेशन की तरफ ले जाती थी जब तक उनकी शादी। जो एमएम इंटर कॉलेज का फील्ड है जो। हाँ वहाँ। और साथ ही साथ एक मेरे भतीजे हैं, वो अच्छी उम्र के हैं, हमसे भी बड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो लेकिन वो उन्होंने भी एक इवेंट में मेरे साथ ट्रेनिंग की और मुझे दौड़ाया। तो मेरा 2008 का वो नेशनल था जब मैंने जूनियर। अच्छा, मतलब जब आपने ये नेशनल लेवल पे दौड़ना शुरू किया तो जब भी दौड़े मतलब साथ में गाइड रहता है? हाँ जी, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से नहीं देख पाता हूँ। हाँ। तो ऐसे ट्रैक की लाइंस में रखने के लिए बिल्कुल। और ट्रेनिंग करने के लिए गाइड रहते हैं। और जो गाइड हैं उनकी बदौलत ही मैं कहूँ कि ब्लाइंड स्पोर्ट्स जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये गुजारिश भी करता रहता हूँ समाज से, सरकार से भी, कि जो दृष्टिबाधित एथलीट हैं उनके गाइड को भी वही प्रोत्साहन और वैसा ही सम्मान मिलना चाहिए जो कि एक ब्लाइंड एथलीट को। क्योंकि एक तरीके से हम कहें कि दो लोग एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब दो लोग करते हैं तो देखिए वो भी उतनी मेहनत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और मुझे बहुत लोगों का स्नेह मिला, बहुत लोगों ने सहयोग किया, चाहे मेरे कोच डॉक्टर सत्यपाल सर हों, फैमिली मेंबर्स हों, जो अभी तमाम मेरे साथ गो स्पोर्ट्स की एजेंसी है जो मेरे को वो करती है। कौर जी, मैं चाहूंगा कि आप ना मतलब हमारे जितने भी दर्शक हैं एक बार प्लीज थोड़ा सा वो बताएं जो उपलब्धि आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करी है, क्योंकि 2014 का साल जब आता है तो बड़ा महत्वपूर्ण रहा। तो प्लीज एक बार दर्शकों को संक्षिप्त में बताएं कि कौन कौन से मेडल आपने कहां जीते हैं। हाँ देखिए, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय खेलों में बात करूं तो मैंने सबसे पहले 2009 में स्टूडेंट वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में 2 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर। 2011 में फिर से मैंने स्टूडेंट वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते। 2012 में मैंने एशियन रिकॉर्ड ब्रेक किया 800 मीटर का। 2014 का वो स्वर्णिम काल कहेंगे उस समय का, जब ज्यादा पैरा एथलीट्स को कोई जानता पहचानता भी नहीं था। तब इंचियोन पैरा एशियाई गेम हुए थे, वहां पर 800 मीटर में सिल्वर, 1500 और 5000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मिला। 2016 में मैं पहला ब्लाइंड एथलीट ऐसा बना जिसने पैरालंपिक चलिए, मैं अपने दर्शकों को वैसे तो अंकुर जी बता ही रहे हैं। देखिए, अंकुर जी के नाम एक बड़ा ही मतलब अच्छा रिकॉर्ड है कि 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में हमारे अंकुर जी हिंदुस्तान की तरफ से वो पहले एथलीट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। मतलब इससे पहले कोई गया ही नहीं था। नहीं, जो अलग अलग डिसेबिलिटीज थी उनमें एथलीट्स गए थे। लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड अब तक कोई नहीं उसमें तो पहला वो क्वालिफाई कर पाया था, क्योंकि क्वालिफाई मार्क्स भी काफी हाई रहते हैं।
तो उनको, और मैं सिलसिले को आगे बढ़ाऊं तो 2018 में मेरे को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 2019 में बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ इन डिसेबिलिटी में मेरे को 2019 में सम्मानित किया गया। और देखिए 2022 जो कि 2023 में हुए थे एशियाई पैरा खेल हांगझाऊ चाइना में, वहां पर मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते और मैं भारत का पहला ऐसा एथलीट बना जो पैरा एथलेटिक्स में जिसने एक एडिशन में 2 गोल्ड मेडल जीते हों। और अंकुर जी, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, बल्कि जितने भी हिंदुस्तान के और जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, वाकई में ये मोमेंट था। याद करते हैं तो अभी भी गूज़बम्प आने शुरू हो जाते हैं कि एक ही साल में 2 गोल्ड जीते आपने एशिया पैरा गेम्स में। वाकई में आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई अंकुर जी। थैंक यू। और आइए अंकुर जी, अब हम सवालों का सिलसिला थोड़ा सा चेंज करते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं कि देखते हैं आपकी पसंद नापसंद के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल, तो सवाल आपसे कुछ ऐसे होंगे दिल वाले होंगे। ये बताइए, भगवान में विश्वास रखते हैं आप? कहीं ना कहीं हाँ। किस भगवान को ज्यादा मानते हैं? शिव शंकर। शिव। तो कभी हमारे जैसा कि वेस्टर्न यूपी में चलन है, व्रत वगैरह रखते हैं? व्रत वगैरह कभी कभी रख लेता हूँ, पर लेकिन मतलब मैं दिल से आस्था करता हूँ, तो इसलिए मतलब शंकर भगवान में मैं उठते बैठते अपना उनका नाम स्मरण करता रहता हूँ। आप एथलीट हैं, मतलब कंफर्टेबल आप स्पोर्ट्स के वियर में भी रहते हैं, लेकिन एक कोच भी हैं आजकल आप, तो उसमें अलग ड्रेस रहती है। फिर कहीं फॉर्मल हो तो आप सूट बूट में भी लेस पाए जाते हैं। फेवरेट ड्रेस कौन सी है आपकी, अगर हम कहें तो? देखिए, फेवरेट ड्रेस तो मुझे हमेशा लोअर और टी शर्ट में ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छा लगता है। पर लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मुझे फॉर्मल्स में फिर पूरा फॉर्मल ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब एकदम पूरा बन ठन के एकदम। शौक क्या क्या रहे हैं आपके? मुझे वैसे खाना काफी पसंद है। अच्छा। और साथ ही साथ थोड़ा म्यूजिक सुन लेना, और सबसे जबरदस्त चीज है एक पैनल डिस्कशन की तरह डिस्कशन करना काफी अच्छा लगता है। तो चलिए एक एक करके आते हैं। गाना कौन सा सबसे अच्छा फेवरेट गाना है आपका? गाना मतलब क्या है कि इसमें तो थोड़ा सा ये है कि समय के साथ चीजें बदलती ही रहती हैं, तो गाने भी बदले हैं। तो गाने भी बदलते रहते हैं, लेकिन जो भी है मुझे तड़क भड़क से हटकर थोड़ा स्लो म्यूजिक। तो फेवरेट सिंगर कौन रहे आपके? अब देखो, मुझे ज्यादातर कई बार जो दिल को छू देने वाले गाने हैं उन्हें मुकेश जी को भी सुन लेता हूँ, कभी कभी रफी जी को सुन लेता हूँ, आजकल कभी कभी आमिर वीर को भी सुन लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि चेंज होते रहते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है, सिचुएशन कैसी है। अंकुर जी, गाने सुनने का शौक है, गाने गाने का भी है? नहीं बॉस, गाना गा नहीं पाता हूँ, बस दुखद थोड़ा सा ये है, क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया? हमने प्रयास तो किया, 1-2 बार स्कूल में ग्रुप सॉन्ग तो कर लेते थे, पर लेकिन आपसे बोलूं कि कोई भी गाना एक जिसकी 2 लाइन गा सकते हैं तो है बस, क्या हम ये सुन सकते हैं सर? गा के कोशिश करते हैं। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया न चंद्रा एक भी बार, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया अंकुर जी। अंकुर जी, फेवरेट एक्टर कौन रहा है? उस एक्टर में तो अपना देखिए थोड़ा सा पसंद जो है वो सनी देओल की है, क्योंकि अपना शोर शराबा थोड़ा कभी कभी अच्छा भी लगता है। अंकुर जी, जो हमारा एरिया है ये वेस्टर्न यूपी में आता है, और ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप राजनीति से अलग तो हो ही नहीं सकते। कोई ऐसे नेता रहे हों पहले भी अब के जो आपके सबसे पसंदीदा रहे हैं? देखिए, राजनीति में मैंने मतलब उस तरह का नहीं है, लेकिन मुझे जितने भी पढ़े लिखे लोग और सभ्यता के साथ वाद विवाद करें वो पसंद हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे अभी जयंत जी हैं, अच्छा, वो विनम्र तरीके से अपनी बात रखते हैं, वो अच्छा है। तो अगर खान पान की बात करें तो पसंदीदा खाना कौन सा है आपका? पसंदीदा खाना बस वही है अपना, अब तो खैर खेल के नाते होते हैं, मैं तो अब चिकन विकन खूब बढ़िया से खाता हूँ, लेकिन मुझे मिठाइयों में पहले से ही जलेबी काफी पसंद है। अच्छा। भिंडी की सब्जी काफी अच्छी लगती है। तो इस तरह से बाकी दूध दही वगैरह ये सब आनंद से चलती है, और ऐसा कोई भी फल नहीं है और सब्जी नहीं है और दाल नहीं है जिसे मैं ना खाता हूँ। चलिए, बहुत अच्छे। अंकुर जी, अब थोड़ा अध्यात्म की तरफ आते हैं हम। अध्यात्म मतलब आत्ममंथन की तरफ आते हैं। आप बताइए, आपको अपनी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है, जो आपको लगता है कि आपके पॉजिटिव पॉइंट है आपका? कोशिश ये करता हूँ, अगर मैं अपने आध्यात्म से, और मैं सभी को जो है किसी भी एंगल से ऊंचा नीचा नहीं समझता, क्योंकि क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे द्वारा बनाई गई होती हैं या किसी के द्वारा हमने सुनी होती हैं,
तो इसलिए सिर्फ कोशिश ये करनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं, कि आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें और जिस शक्ति पर आपका विश्वास है उसको बनाए रखें। उसमें कभी दूसरे को अश्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ या अपनी शक्ति को श्रेष्ठ और दूसरे को अश्रेष्ठ बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे प्लस पॉइंट हो सकता है कुछ उनके प्लस पॉइंट हो। अच्छा चलिए, ये तो अच्छाई की बात होगी। बुरी आदत कौन सी है आप में, आपको जो लगता है? मैं बुरी आदत मेरे में थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है वो समाजवाद, या अगर आज के टर्म्स एंड कंडीशन को देखूं, मैं अपने विषय में सिर्फ नहीं सोच पाता। अच्छा। अगर मैं अपने विषय में सोचूं तो मेरा मन थोड़ा सा, मुझे कहीं ना कहीं परोपकार और दूसरों की हेल्प करने में काफी मजा आता है। तो अगर मैं सिर्फ अपने विषय में सोचूं तो वो भी एक, आज के समय पर मुझे लगता है कि उसकी प्रासंगिकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है, तरफ सोच लेते हैं आप। हाँ जी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मुझे तभी मिलता है जब मैं सबकी सहायता करता हुआ मैं नजर आता हूँ अपने आप को। चलिए बहुत अच्छे। अगर मैं कहूँ आपकी जिंदगी में ना बहुत अच्छे अच्छे पल आए हैं, लेकिन एक अगर मैं पल की बात करूं तो सबसे अच्छा पल कौन सा था वो? तो मुझे सबसे अच्छा तो वैसे तभी फील हुआ था, चाहे वो भावना में हो, 2014 का सिल्वर मेडल था मेरा। अच्छा। और कोच ने मुझे काफी प्रोत्साहित किया, चाहे मैंने सिल्वर जीता, और उन्होंने मेरे को कमेंट किया कि तुम आज वास्तव में एक शेरों की तरह दौड़े हो। हालांकि मेडल अभी मैंने गोल्ड भी जीते, और लेकिन ये पहला प्यार कह सकते हैं। हाँ जी, और लेकिन अगर सही अर्थों में कहें तो मैं समय जीतते समय मैं दबाव में बहुत। कोई ऐसा पल जो कभी याद ना करना चाहें आप, बुरा पल मतलब ऐसा जिंदगी का? अगर मैं एक पल सिर्फ याद ना करना चाहता हूँ या मुझे उसकी याद भी ज्यादा आए, एक जब मेरे पिताजी का निधन हुआ, और वो हमेशा मुझे ये रहता है कि वो मुझे याद भी ना आए, क्योंकि उनकी इच्छाएं थी कि मैं गोल्ड मेडल जीतूं। और उन्होंने मुझे 2014 में एशियाई खेलों में जीतने के बाद ये कहा कि बेटा, अगर तुम शायद 3 इवेंट ना चुनते और 2 इवेंट जीतते, खेलते, तो शायद तुम इनमें भी गोल्ड ला सकते थे। तो मैं हमेशा मतलब ये याद को खो देना काफी वो पल रहा आपके? हाँ जी, मतलब मैं उस चीज को याद भी नहीं करना चाहता और भुला भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये था हमारे साथ अंकुर जी के साथ कुछ अनकही। अंकुर जी, अब हम दूसरे सेगमेंट में चलते हैं, जनता जानना चाहती है। तो आइए, दूसरा राउंड है जनता जानना चाहती है। अंकुर जी, जब आपने हमें बताया कि आप इंटरव्यू देने वाले हैं, तो हमने अपने कुछ साथियों से कहा कि हम इंटरव्यू ले जाते हैं, तो उनके कुछ सवाल है। ये सवाल आपसे पर्सनल भी हो सकते हैं और किसी विषय पे भी हो सकते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहला सवाल नीरज कुमार जी ने पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं, पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं और हमारे खिलाड़ी बड़ा शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पैरा एथलीट की जो सहूलियत दी जाती है इस वक्त हमारे देश में, मतलब आपको कैसे देखते हो? सही है? जो प्रदर्शन हुआ है वो उसके मुकाबले काफी ज्यादा हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहस चलती है कि हमारे यहाँ नॉर्मल एथलीट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि जो पैरा एथलीट है उन पे इतना नहीं दिया जाता, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी शानदार रहती है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं इस विषय पर यह कहना चाहूंगा कि पैरा एथलीट्स की जो सुविधाएं हैं वो पहले से काफी बढ़ाई गई हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे भी बढ़ेंगी। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष ये है कि मैं ये जरूर चाहूंगा कि जैसे खेलो इंडिया एक बार हुआ है, वो निरंतर जारी रहना चाहिए, और ग्रास रूट लेवल पर, यानी कि जो बिल्कुल निचले स्तर पर है, वो पैरा एथलीट्स को सुविधाएं और बढ़ा देनी चाहिए, जिससे जो रिजल्ट आज हम देख रहे हैं, अभी तक हम लगभग 15 मेडल जीत चुके हैं आज के दिन तक, तो वो और बढ़ सके। देखिए, दूसरा बहस का विषय, अगर आप बात कर रहे थे कि एबल बॉडीड एथलीट और पैरा एथलीट, तो देखिए एक तुलना का विषय नहीं है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग हैं, पैरा एथलीट्स की परिस्थितियां अलग हैं, उनके कंपटीशन का लेवल अलग है और पैरा एथलीट्स के कंपटीशन का लेवल अलग है। मतलब खिलाड़ियों में भी ऐसी कोई भावना नहीं है? नहीं, खिलाड़ियों में ऐसी भावना नहीं है, और मैं कहता हूं कि दोनों को इक्वल समझा जाना चाहिए, क्योंकि पैरा एथलीट्स के साथ उनकी शारीरिक मानसिक चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो शाबाशी के हकदार हैं, और उनको बधाई देना और उनकी सुविधाओं की बात करना जरूरी है। 10% लोग अगर विकलांग हैं, और उसमें भी कई प्रकार की विकलांगताएं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक खिलाड़ी जो है एबल बॉडी, वो 7 अरब की दुनिया से लड़ रहा है, और यहाँ पर एक छोटा तबका हो जाता है। तो इसलिए इन चुनौतियों का सम्मान होना चाहिए, उनके साहस को सलाम करना चाहिए। चुनौतियां अलग अलग हैं। अंकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ ये चीज समझाई है। दूसरा सवाल लेते हैं हम, अभिषेक शर्मा जी का है।
वो कहते हैं कि आपका जो बचपन खेकड़े की ही इन गलियों में गुजरा है। आपने अपनी प्रारंभिक जो कह सकते हैं ट्रेनिंग है यहीं खेकड़ा के एमएम इंटर कॉलेज के फील्ड में की है आपने। सवाल आपसे यह है कि जो खेकड़ा बागपत में है और यहाँ पर जो खिलाड़ियों को सहूलियत दी जाती है जैसे सुविधा के है, आप इससे संतुष्ट हैं या क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? नहीं नहीं, यहाँ पर मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पर दो उम्मीद लगाए रखता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो तो बढ़नी चाहिए ही। यहाँ पर काफ़ी नर्सरी आनी चाहिए या खेलो इंडिया के सेंटर आने चाहिए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो बागपत क्षेत्र है वैसे उसमें धन धान्य की कमी नहीं है। तो यहाँ के जो कॉरपोरेट्स हैं या जो यहाँ पर उद्योगपति हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि वो एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और खिलाड़ियों को प्रमोट करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है। जैसे अभी मैं पिछले 15-20 सालों से हरियाणा में रह रहा हूँ और वहाँ से भी पार्टिसिपेट भी करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक कल्चर है और आपको स्पष्ट दिखता भी है कि चाहे विनेश फोगाट हो, हमारे यहाँ पर भी एथलीट अच्छे हैं, अखिल शिरोन है, अभी शूटिंग करते हैं, लेकिन दोनों के स्नेह में अंतर आ जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी, अब तो यूपी सरकार की पॉलिसी भी काफी अच्छी है, पर लेकिन बशर्ते तुलनात्मक दृष्टि से हरियाणा से अच्छी नहीं है। और जबकि अंतर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 किलोमीटर का महज अंतर है, लेकिन सहूलियत में बहुत अंतर। प्लस क्या है कि आप देखेंगे जब भी सम्मान समारोह की बात आएगी तो आप देखेंगे कि हरियाणा के खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं अत्यधिक सम्मान मिलता है, चाहे उनके आस पड़ोस से हो या उनके जिले से या राज्य से। तीसरा सवाल है, हमारे पलक गुप्ता जी हैं और वो आपसे कह रही हैं कि अभी आपकी उम्र जो है, आगे कुछ सोच सकते हैं जीवन साथी के बारे में? कुछ सोचा है ऐसे आपने कि जो आपकी होने वाली धर्म पत्नी है, क्या होना चाहिए उनमें? कुछ तय किया है, अभी डिसाइड किया है? हाँ, वो थोड़ा डिसाइड करने की तरफ अग्रसर हूँ। और ज्यादातर मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मतलब एक आराम से जो समझ सकें, जिनकी समझ अच्छी हो। मुझे उस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं लेना देना कि उनका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। मुझे सिर्फ उनके इंडिविजुअलिस्टिक नेचर से ज्यादा मैं रखता हूँ इख्तियार की। इंसान का साफ सुथरा होना इन द सेंस उसके विचारों से, और उनकी पढ़ाई लिखाई का एक स्तर जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये सब जो अगर क्वालिटीज हैं फिर सब ठीक है। बाकी क्योंकि ये तो बात तय है कि एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है। बहुत खूब, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं अंकुर जी। अंकुर जी, चौथा सवाल है विनोद कुमार जी का है ये कि देखिए, जैसे आपकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जो अनचाही थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति आती है तो बिखर जाते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया अगर दें तो थोड़ा सोच समझ कर दें। कई बार समय ऐसा होता है कि परिस्थितियां होती हैं कि आप कई बार अगर ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तो आप टूट जाते हैं। तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि कई बार अगर कि हमसे बुरा और क्या हो सकता है, वो लोग भी तो जी रहे हैं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो अब तो आपके पास पैरा एथलीट्स हैं, और पुरानी किताबें पढ़ी होंगी तो अष्टावक्र जी भी हुए हैं। तो तमाम ऐसे लोग हुए हैं और होते रहेंगे जो कहीं ना कहीं परिस्थितियों पर जीतते हैं और उनको जीताने में मदद करते हैं स्वयं आप और आपका आचार व्यवहार और आपका वातावरण में आपका आस पड़ोस और जितने भी आपके जुड़े हुए लोग। बहुत अच्छे। और अंकुर जी, बड़ा खूबसूरती के साथ आपने हर तरह के सवालों का जवाब दिया। तो दर्शकों, अब हम चलते हैं अपने आज के इंटरव्यू के अंतिम सेगमेंट रैपिड फायर राउंड में। अंकुर जी, हम अंतिम राउंड में पहुंच गए हैं, रैपिड फायर राउंड में। यहां पर दरअसल आपके लिए एक इनाम है हमारी तरफ से। हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे और इनमें हम 5 सवाल ऐसे होंगे जो आपकी याददाश्त चेक करेंगे और 5 सवाल ऐसे होंगे जो हम आपको ऐसी स्थिति में डालेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो देखते हैं आप कितनी खूबसूरती के साथ उनका जवाब देते हैं। तो तैयार हैं आप? हाँ, तो क्या आपने गिफ्ट यहीं पर रखा है? बिल्कुल, ये आप महसूस कर सकते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई, कितनी शिद्दत के साथ आपको खेलना है। अगर 6 सवालों के आप जवाब दे पाते हैं तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। आपको जीवन में क्या याद है कि सबसे पहला इनाम किस, चाहे पढ़ाई में, गेम में, कौन सा मिला था?
मेरे को मिला था सेकंड प्राइज अपने एथलेटिक्स में 2003 में। अच्छा, चलिए बहुत अच्छे। दूसरा सवाल, कोई ऐसी गलती जिस पर या तो डांट पड़ी हो या पिटाई हुई हो, याद है? डांट पड़ी है लेकिन सुखद। सुखद। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने, कैमरे पे बात करने लायक नहीं है, लेकिन कुछ हमारे हड़ताल वगैरह की समस्या पैदा हुई थी। वो अच्छा, कब की बात है ये? ये स्कूल में ही था मैं, अच्छा, जब अच्छा, 2010 की बात रही होंगी। हाँ हाँ। तो उस समय ये याद रखने योग्य बात है, और डांट भी थी और एक वो समझ भी थी कि मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा अगर तुम इस एनर्जी को अगर सही जगह पर इस्तेमाल कर लेते हाँ। तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उस समय 2010 में एशियाई खेल मेरे इस वजह से ही छूट गए थे। ओके ओके, मतलब आपको ये याद है आपको? हाँ जी। चलिए तीसरा सवाल, पहला मोबाइल कौन सा लिया था, याद है? पहला मोबाइल लिया था नोकिया 6600। 6600, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितने दिन तक चला वो चला होगा 1.5 साल के आसपास। चलिए बहुत बढ़िया। चौथा सवाल आपसे, आपको ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिए गए होंगे लोगों के द्वारा, फैन के द्वारा, सबके द्वारा। आपको सबसे अच्छा वाला अपने बारे में क्या लगा? देखिए, मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं खेलों की बात करूं तो जब मेरे कोच ने जो मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया था 2014 में, हाँ। कि आप बहुत तगड़ा दौड़े शेरों की तरह, हाँ। वो हमेशा अच्छा लगता है और मैं उससे सेटिस्फाइड रहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे साथी लोग मुझे कहते हैं कि तुम बेबाक टिप्पणी देते हो, और मैं फिर उसको एक उनका स्वीकारता करता भी हूं, और मुझे लगता है कि मुझे आलोचना करने में अच्छी वाली मजा भी आता है। चलिए बहुत अच्छे। पांचवा सवाल, जो याददाश्त चेक करेंगे, आपकी जिंदगी ना बहुत सारी घटनाओं से भरी पड़ी है। आपको बताना है कोई ऐसी बात जिसका आपको जिंदगी भर अफसोस है कोई ऐसी बात? अफसोस है कि अगर मैंने 2010 में रिक्वेस्ट की होती अपने मैनेजिंग अथॉरिटी से स्कूल में, तो शायद मैं 2010 में ही एशियन गेम खेल लिया होता और मेडल जीत चुका होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया अंकुर जी, बड़ा खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिया है। अब दरअसल हम आपको ना असमंजस की स्थिति में डालेंगे और आपको जो कहते हैं वो चूज करना है। तो शुरू करते हैं। छठा सवाल, आपकी सफलता का ना बहुत सारे लोगों को श्रेय देते होंगे आप। हाँ, परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, कोचेस हैं, लेकिन एक मददगार के रूप में और जिसके बगैर ये असंभव था, किसी एक आदमी का नाम बताइए। सत्यपाल जी मेरे कोच हैं। ये कोच रहे हैं, इनको आप सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहेंगे? हाँ जी। अंकुर जी, मैं बता दूं कि इनाम आप जीत चुके हैं, लेकिन 4 सवाल और बाकी हैं, तब हम आपको देंगे। 7वां सवाल, आप ना बहुत सारे लोगों से मिले हैं। हाँ जी। सेलिब्रिटी से हो, पॉलिटिशियन हो, जितने भी हैं देश के तमाम बड़े लोगों से मिले हैं। हाँ जी। कोई ऐसा बाकी है जिससे मिलने की चाह बाकी है अभी? मतलब मैं, ऐसा तो मेरे मन में खैर नहीं आता ईमानदारी से। अच्छा। कि मेरे को किसी से बहुत चाह, पर लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मिलने में मजा, खुशी कई बार इच्छा किससे अच्छी लगी, बातचीत किससे लगी। हाँ। मोदी जी से मिलकर, अच्छा। उनकी बातचीत करके, उनसे चर्चा करके काफी अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छे। 8वां सवाल आपसे अंकुर जी, आपको बताना है अपनी जिंदगी में उस व्यक्ति का नाम जो परिवार का नहीं है, आप मतलब आपके रिश्ते में नहीं आता, परिवार में नहीं आता, लेकिन आपका सबसे क्लोज है। वो सबसे अत्यधिक क्लोज है, वो मेरा एक मित्र है। वो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है उनका नाम गोविंद कौशिक है। गोविंद कौशिक जी, तो आप हैं हमारे अंकुर जी के सबसे नजदीकी व्यक्ति। 9वां सवाल अंकुर जी, अब आपको कोई ऐसी बात बतानी है कि जो आपके जानने वाले, आपके साथ रहने वाले आपके बारे में नहीं जानते। कोई ऐसी बात है? वैसे देखिए, जानने वाले और नहीं जानने वाले कोई ऐसी बात तो शायद ही होगी। हाँ। लेकिन काफी लोगों को जो नहीं पता, काफी लोगों को नहीं पता। ये बॉस, माफी चाहूंगा इस विषय पर थोड़ा। तो मतलब अंकुर जी ये सवाल पास करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये मतलब इस पर थोड़ा एक विस्तृत सवाल है। हाँ। और जो ज्यादातर और नहीं जानने वाले जो मुझे जानते हैं, हाँ। वो ज्यादातर मेरे को जानते ही हैं। चलो कोई नहीं, जो राज है उसको राज ही रहने देते हैं हम। अंकुर जी, आपसे लास्ट सवाल है मेरा और हमारे आज इस इंटरव्यू का अंतिम सवाल। अगर आप एथलीट खिलाड़ी नहीं होते, हाँ जी, तो क्या होते? अगर मैं एथलीट खिलाड़ी नहीं होता तो मैं कोशिश करता, देखिए इसमें मतलब पहले जो था वो मैथमेटिक्स से काफी इच्छा थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दृष्टिबाधिता है वो एक जगह पर आके थोड़ा रुकावट बन रही थी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेट्स की तरफ सोचता और उम्मीद रखता हूं कि मैं होता।
चलिए, बहुत बढ़िया। और अंकुर जी, हमें लगता है कि जहां आप हैं आप सर्वोत्तम हैं और बहुत अच्छा लगा। और ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा, मैं चाहता हूं इसे प्लीज लें आप। बहुत थैंक यू। अच्छा खेले और आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चीज के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम दिल से विद कमल। अंकुर जी, चलते चलते अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग जिस भी कार्य को कर रहे हैं पूरी लगन के साथ कीजिए। कोशिश कीजिए कि ऐसा कार्य करें जिसमें दूसरे को हानि ना हो और आपको लाभ हो, और आप पुनरावृत्ति उस कार्य की करते रहिए, क्योंकि पुनरावृत्ति ही सफलता का कारण आपको बनेगी और आपके लिए सफलता के मार्ग खुलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। और तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम दिल से विद कमल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये सिलसिला ऐसा ही जारी रखेंगे। बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। नमस्कार।